तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है उसमें क्या है कि जैसे ही हम किसी एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई जिसके लिए स्पिन की वैल्यू आई नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि कुछ न्यूक्लियाई है वो अलोंग द फील्ड जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो खुद को अलाइन कर लेते हैं। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में क्या था कि I इज इक्वल टू हाफ के लिए दो स्पिन स्टेट जनरेट होती है, जिसके लिए हम mz की वैल्यू लिख सकते हैं mz इज इक्वल टू हाफ एंड mz इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो इन दोनों वैल्यूज के लिए हमारे पास दो एनर्जी स्टेट जनरेट होती है, जिसे हम इस एनर्जी स्टेट को मैं लिखता हूं mz इज इक्वल टू प्लस हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग में, जिसे मैं अल्फा नाम देता हूं, और इस एनर्जी स्टेट को मैं लिखता हूं mz इज इक्वल टू माइनस हाफ के लिए, जिसे मैं बीटा नाम देता हूं। तो लास्ट वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि इस अल्फा स्टेट की जो एनर्जी आएगी mz इज इक्वल टू हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग में, वो एनर्जी थी हमारे पास h कट गामा b नोट बाई 2, और बीटा स्टेट के लिए mz इज इक्वल टू माइनस हाफ के लिए जो एनर्जी थी वो थी h कट गामा b नोट बाई 2, और जो b नोट है हमारा वो था स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों स्टेट का जो डिफरेंस था वो डिफरेंस हमारा निकल के आता है, जिसे हम डेल्टा ई लिखते हैं। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू निकल के आएगा एच कट गामा बी नोट, एच कट गामा बी नोट। तो ये डेल्टा ई हमारे यहाँ से निकल के आएगा। अब इसके बाद क्या था कि जैसे ही न्यूक्लियाई को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो स्पिन कर रहा होता है, पर साथ में वो क्या करना स्टार्ट करता है, प्रिसाइज स्टार्ट करना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो मूव कर रहा होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं लार्मो फ्रीक्वेंसी। और वो न्यूक्लियाई जो प्रिसाइज कर रहा है लार्मो फ्रीक्वेंसी से, जैसे ही उसे उस फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट को रेडिएशन मिलेगी तो उस टाइम वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी जो डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट है वो फ्लिप करके अपनी डायरेक्शन ऑफ वो चेंज कर लेगा। तो जितनी एनर्जी वो गेन करेगा वो इस एनर्जी गैप के कोरिस्पोंडिंग में होगी। तो जो एच म्यू की जो वैल्यू है वो इतनी होनी चाहिए, जहां पे हम जो एच कट हमारा होता है वो होता है एच अप बाय 2 पाई और गामा पी नोट। तो ये हमारा एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला था वो था लार्मो फ्रीक्वेंसी का। तो यहां तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब जो गामा की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट न्यूक्लियाई के केस में ये वैल्यू डिफरेंट होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस गामा की वैल्यू को लेके चलता हूं प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के केस में अगर मैं इसको लेके चलता हूं, तो जो ये गामा अपॉन 2 पाई है, जो पूरे की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू होती है 42.5774 अराउंड ऑफ इतनी होती है मेगा हार्ट पर टेस्ला। पर टेस्ला का मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यदि 1 टेस्ला है तो जो लार्मो फ्रीक्वेंसी जो आएगी, जो न्यूक्लियस जिस फ्रीक्वेंसी से प्रिसाइज करेगा वो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी इतनी 42.57
कई जगह इसे 7 6 भी लिखा होता है, कई जगह इसे 5 7 7 भी लिखा होता है। सो फॉर एग्जांपल यदि हम बीटा नोट की वैल्यू, तो अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यू अगर 1.41 टेस्ला अगर लेके चलेंगे, तो उस टाइम जो ये लार्मर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो हमें मिलती है ऑलमोस्ट 60 मेगाहर्ट्ज के इक्वल। ये तो ये हमारा लाभ। यहाँ से क्वेश्चन क्या राइज होता है, अभी तक तो हमने डिस्कस किया था कि खाली सिर्फ हम एक ही प्रोटॉन के बारे में बात करें या फिर एक ही न्यूक्लियाई के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक न्यूक्लियाई के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ही उसे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर अप्लाई करेंगे, तो अगर वो जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे लार्मर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी, तो उस टाइम क्या होगा कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साथ कपल कर जाएगा और ये जो न्यूक्लियाई है वो फ्लिप करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। पर जब हम एक्चुअल केस लेके चलते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता नहीं, वहां पे तो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो क्या वो सारे के सारे जो न्यूक्लियस है वो इस लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे, यानी कि जो सारे के सारे जितने भी न्यूक्लियस है वो सारे न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अलाइन करेंगे क्या? क्वेश्चन हमारा यही आता है अभी, जैसे कि अगर बहुत सारे न्यूक्लियस अगर आ जाएंगे, तो वो सारे के सारे जितने भी न्यूक्लियस है वो सारे के सारे न्यूक्लियस है खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ अलाइन करेंगे या नहीं करेंगे। चाहे मैं यहाँ पे कितने थाउजेंड्स 10,000 लैक्स ऑफ अगर न्यूक्लियस है हमारे पास, तो वो सारे के सारे क्या इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ अलाइन करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है कि नहीं, सारे के सारे न्यूक्लियस है वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं करते। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, जिसे हम लिखते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अगर मैं यहां से ये वाली जो स्टेट है, इस स्टेट को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ये मेरी E1 स्टेट है, ये स्टेट मेरी E2 स्टेट है, और टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे या फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, अगर वो हमारे पास n नोट है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एनर्जी E। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए पर्टिकुलर स्टेट जो आता है वो आता है पर्टिकुलर स्टेट फ्लैट से एनर्जी E1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो E लिख देता हूं मैं, तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स आएंगे वो आएंगे n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस e बाय kBt। तो यहां हमारा जो kb है वो kb हमारा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू हम बेसिकली क्या लिखते हैं 1.38 क्रॉस 10 टू पावर -23 जूल पर केल्विन या फिर केल्विन इनवर्स। ये जो केबी की वैल्यू है वो ये होती है। तो ये अगर किसी स्टेट में E एनर्जी है, तो उस E एनर्जी के अंदर जो n नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनमें से कितने पार्टिकल्स E एनर्जी स्टेट में आएंगे वो हम देते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम इसको बहुत यूज करेंगे। सो क्वेश्चन ये था कि क्या सारे के सारे पार्टिकल्स है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड या फिर मिनिमम एनर्जी स्टेट में आएंगे या फिर नहीं आएंगे? तो आंसर आता है हमारा नहीं। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो यहाँ पे होंगे वो अकॉर्डिंग टू लिखेंगे हम इस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे जिन्हें मैं n1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो n1 से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर n नॉट अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे,
तो यहाँ पे इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वो आएंगे e⁻E1 बाई kBt। जो और इस स्टेट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वो आएंगे n2 इज इक्वल टू n नोट e⁻E2 बाई kBt। तो यहां से ये हमारा दोनों एनर्जीज जो होंगी E1 और E2, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हम लिखेंगे इस तरीके से। सो अगर हम इनका अगर रेशियो लेके चले N2 जो अपर एनर्जी स्टेट के अंदर और N1 जो लोअर एनर्जी स्टेट में जो पार्टिकल डेंसिटी है या जिसे पॉपुलेशन डेंसिटी भी नाम देते हैं अपर स्टेट के अंदर, और ये हमारा लोअर स्टेट के अंदर। तो दोनों के अंदर अगर हम इनका रेशियो लेके चले ये हमारा आएगा n नॉट e⁻E2 और ये n नॉट E1 बाई kBt। तो यहाँ हमारा n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, और ये डिवाइड में होने का मतलब ये होता है ये वाली जो टर्म है वो हमारी क्या आ जाएगी, ऊपर जाके माइनस में लिखते हैं हम, ये हमारा E1 बाई kBt आएगा। यहां से सिंपली हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, -1 बाई kBt अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा E2 माइनस में E1। सो E2 माइनस जो E1 आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो डेल्टा E है यानी कि दोनों स्टेट्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो, और डेल्टा E है, और इस डेल्टा E को हमने क्या निकाला था, ये था हमारा h कट गामा b नोट। ये चीज कि जो दोनों स्टेट्स हैं दोनों स्टेट्स के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी आएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी का जो रेशियो आएगा वो हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, n2 बाई n1 इज इक्वल टू e⁻। तो ये भी हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से ही निकल के आया है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन तो दो स्टेट के अंदर अगर डेंसिटी का रेशियो देखते हैं तो वो इस तरीके से आता है, और ये अगर यहाँ पे सिर्फ एक के अंदर निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से रखते हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से भी रिलेशन दे सकते हैं कि किसी एक दो स्टेट्स हो हमारे पास और किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो, दोनों का एनर्जी डिफरेंस पता हो, तो हम दूसरी स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो इस फॉर्मूले को यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। सो ये चीज हमारी यहां से हुई इतनी। अब क्या चीज है, अब हम देखते हैं कि इसको फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो हमारा डेरिवेशन आया है n2 बाई एल डेल्टा E बाई kBt। तो ये हमारा जो दोनों स्टेट्स है उसके बीच में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो नंबर डेंसिटी है, उसका जो रेशियो है वो ये आया है। अब क्या चीज होगी, दो स्टेट्स है हमारे पास, अगर दोनों स्टेट्स के अंदर ट्रांजिशन कब होगी, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो हमारे पास ट्रांजिशन कब होगी, ट्रांजिशन तब होगी जब दोनों के अंदर हमारे पास क्या हो, पॉपुलेशन का डिफरेंस हो। यहाँ पे दोनों स्टेट्स के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो इक्वल ना होके नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो क्या हो, डिफरेंट हो। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मेरे पास ऐसे 5 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और यहाँ पे मेरे पास अगर ऊपर वाली स्टेट में भी 5 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो इस केस में हमारा जो ट्रांजिशन है वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो सेम है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिफरेंस नहीं है, तो पॉपुलेशन डिफरेंस नहीं है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो n2 इज इक्वल टू n1 है, कि जो दोनों के दोनों स्टेट्स है वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो उस केस में हमारा n2 बाई n1 इज इक्वल टू 1 होगा, और इस केस को हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट।
इस केस को हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट बोलते हैं, जहां पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो दोनों ही स्टेट्स के अंदर सेम होंगे। उस केस में किसी भी प्रकार की कोई ट्रांजिशन नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की कोई ट्रांजिशन नहीं होगी तो हमें एनएमआर सिग्नल है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। ओके, सो ये सिचुएशन है। तो एनएमआर सिग्नल कब मिलेगा हमें, ट्रांजिशन कब होगी, जहां पे जिस कंडीशन में इन दोनों स्टेट्स के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो डिफरेंट हो। जैसे यहां पे अगर हमारे पास 6 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो यहां से क्या होगा, यहाँ पे 6 पार्टिकल्स है, यहाँ पे 4 पार्टिकल्स है, तो एक एक्स्ट्रा पार्टिकल है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है, वो यहाँ से जंप करके ऊपर चला जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो यहाँ पे हो जाएंगे 5, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो 5 हो जाएंगे। तो इसके बाद जो फर्दर ट्रांजिशन है वो नहीं होगी। तो अगर हमारे पास एक पार्टिकल अगर जंप करके ऊपर वाले स्टेट के अंदर जा रहा है, मींस एक न्यूक्लियस वो फ्लिप कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हमें एनएमआर सिग्नल है वो मिलेगा। तो उस केस में हमें ये एनएमआर सिग्नल मिलेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने हो, 7 हो, एक पार्टिकल्स और एक्स्ट्रा हुआ, और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो पार्टिकल्स है वो जंप करके ऊपर की स्टेट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब कि 2 ट्रांजिशंस हो सकती है, जो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होंगी वो 2 हो सकती है, कि 2 पार्टिकल्स है वो ट्रांजिशंस करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे। तो उस केस में जो हमारा जो एनएमआर सिग्नल है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग आएगा। जितने ठीक है कि ये सिग्नल है, ये पहले अगर इसकी हाइट अगर इतनी है तो उसके सेकंड वाले केस में जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 7 थे, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 थे। तो क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन डिफरेंस है वो ज्यादा है, तो पॉपुलेशन डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, जो सिग्नल हमारा स्ट्रॉन्ग आएगा। जैसे यहाँ पे अगर इस डिफरेंस को और इंक्रीज कर दिया जाए, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 8 कर दिए जाए, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे 2 कर दिए जाए, तो इस केस में जो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस है, कितने न्यूक्लियर ट्रांजिशन शो करेंगे, वो हमारे पास होंगे 3। तो उस केस में जो सिग्नल है वो हमारा और स्ट्रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सिग्नल कंटिन्यूस रहे, कहीं सिर्फ एक ट्रांजिशन हुई तो एक के बाद सिग्नल रुक जाएगा, और 2 हुई तो 2 के बाद रुक जाएगा, और 3 पॉसिबल हुए तो 3 रुक जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ये पॉपुलेशन डिफरेंस देखना होगा कि कितना पॉपुलेशन डिफरेंस है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 60 मेगाहर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी लेके चलूं, 60 मेगाहर्ट्ज का मतलब जो हमने पहले सोल्व किया थोड़ी देर पहले, उसमें क्या था, अगर 1.41 का अगर टेस्ट लो, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां से जो ओमेगा की वैल्यू है वो आएगी 60 मेगाहर्ट्ज। तो उस केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे n2/n1, अगर रेशियो देखते हैं तो उस केस में क्या होगा, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे कि n2 स्टेट्स में इतने पार्टिकल्स होंगे, तो यहाँ पे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। मींस जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो नीचे वाले स्टेट में ज्यादा होगी, और जो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्स्ट्रा होंगे वो होंगे +9। और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं एक स्टेट के अंदर, या फिर जो स्टेट्स के अंदर जो डिफरेंस होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सेस पॉपुलेशन। तो एनएमआर सिग्नल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि हमें क्या करना है कि पॉपुलेशन डिफरेंस है वो जनरेट करना है दोनों स्टेट्स के अंदर। तो जितना ज्यादा ये पॉपुलेशन डिफरेंस होगा
उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग आएगा और सिग्नल है वो कॉन्टिन्यूस आएगा। तो पॉपुलेशन डिफरेंस जनरेट करना है, तो ये पॉपुलेशन डिफरेंस अब हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? जनरेट तो करना ये तो है नहीं कि अपने पास जनरेट हो जाएगा। तो ये पॉपुलेशन डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है और हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो चीज हम थोड़ा देखते हैं यहां से। तो इस केस में क्या देखते हैं हम, हमारा जो ये फॉर्मूला है कि इस स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं n1 इज इक्वल टू E1 बाई KBT। ये वैल्यू तो हमारी फिक्स होती है, n0 तो ये हमारा कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। T भी हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बच जाती है E1। तो अगर हम इसको देखें तो N1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया e रेज़ टू पावर E1, और ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये चीज। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि पॉपुलेशन डिफरेंस कब आएगा कि नीचे वाले स्टेट के अंदर पार्टिकल ज्यादा हो और ऊपर वाले स्टेट के अंदर जो पार्टिकल हो। हम कैसे कर सकते हैं कि अगर ये नीचे जो वैल्यू है वो अगर स्मॉल वैल्यू होगी, अगर ये वैल्यू अगर हमारी स्मॉल होती है तो हमारा जो ओवरऑल आंसर है वो क्या आएगा, लार्ज आएगा। जो टोटल जो आंसर है वो हमारा क्या आएगा, लार्ज आएगा। तो लार्ज आंसर हम कब कर सकते हैं, अगर ये जो E1 की वैल्यू है वो कम हो। अगर E की वैल्यू E1 अगर हमारा लो एनर्जी होगा, कम होगा, तो इससे ये वैल्यू है जो e रेज़ टू पावर E1 है वो स्मॉल आएगा। स्मॉल आने से क्या होगा, जो N1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इस एनर्जी स्टेट को हमें क्या करना होगा, नीचे लेके आना चाहिए। कि अगर हमें यहाँ पे अगर इस एनर्जी स्टेट को अगर मैं नीचे ले आऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो स्टेट में ज्यादा हो जाएंगे। पॉपुलेशन डिफरेंस हम दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं कि एक केस तो ये होगा कि E1 के अंदर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा कर दें, दूसरा E2 के अंदर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम कर दें। तो E2 के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम करेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या चीज हम लिख सकते हैं कि E2 का केस अगर हम देखें तो N2 सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा E2 के। तो N2 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से E। अब ये वैल्यू स्मॉल कब आएगी, ये वैल्यू स्मॉल तब आएगी जब E2 की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी। अगर हमारा E2 लार्ज होगा तो E2 की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो ये जो टोटल जो आंसर है, क्योंकि नीचे अगर नंबर अगर बड़ा होता जाएगा तो ओवरऑल आंसर वो हमारा छोटा होता जाएगा। तो N2 की वैल्यू है वो ओवरऑल हमारी क्या आएगी, स्मॉल आएगी। तो दूसरा केस हम कैसे कर सकते हैं कि हम नीचे वाली एनर्जी को अगर हम लो कर दें तो यहाँ से एनर्जी लो करने से N1 के अंदर नंबर ऑफ N1 है वो ज्यादा हो जाएगा। और अगर E2 को अगर हम इंक्रीज कर दें, इंक्रीज करने का मतलब है कि इसको हम अगर ऊपर ले जाएं तो ये E1 अगर हमारा यहाँ आ जाए और E2 अगर हमारा यहाँ आ जाए, तो दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो हम क्या चीज कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं ना कि ये हमारा यहाँ पे एनर्जी गैप था, पहले हमारा एनर्जी गैप ये था, तो अब हमने क्या किया, इस एनर्जी गैप को हमने इंक्रीज कर दिया डेल्टा E। ये किया कि इस एनर्जी को नीचे ले गए और इस एनर्जी को ऊपर ले गए, तो ओवरऑल जो गैप है वो हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और ये जो एनर्जी गैप है उसका ये फॉर्मूला हमारे पास ये है, यहां से फॉर्मूला ये है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या चीज है, तो ये H नॉट H कट है, ये कांस्टेंट है, ये गामा है, ये भी कांस्टेंट है। तो चेंज हमारे हाथ में क्या चीज है, B नोट है। जो इनिशियल जो ये तो वैल्यू फिक्स ही रहेगी ऑलवेज, ये भी वैल्यू फिक्स है। हम चेंज क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं B नोट। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए हमें क्या करेंगे, B नोट को हम चेंज करेंगे। अगर B नोट की वैल्यू अगर हम
हाई कर देंगे तो उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, डेल्टा ई भी हमारा हाई हो जाएगा, और डेल्टा ई हाई होने के साथ साथ क्या होगा, जो पॉपुलेशन डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो N2 अपॉन N1 भी हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन डिफरेंस हाई होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा, या फिर हम ये बोले जो सिग्नल है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा या फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये है कि पॉपुलेशन डिफरेंस हमें जनरेट करना होगा, जितना ज्यादा पॉपुलेशन डिफरेंस आएगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे तो सिग्नल है वो हमारा उतना ही स्ट्रॉन्ग आता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमने ली थी अभी ओमेगा, तो जो हमने व्यू लिया था तो 60 मेगाहर्ट्ज है। इस फ्रीक्वेंसी को, जिस फ्रीक्वेंसी से वो न्यूक्लियर वो प्रिसाइज कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करती है, ये वैल्यू डिपेंड करती है बी नोट के ऊपर। तो बी नोट की वैल्यू जब हमने 1.41 टेस्ला ली थी उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा था ये 60 मेगाहर्ट्ज। तो उस केस में जो हमारा पॉपुलेशन डिफरेंस था वो पॉपुलेशन डिफरेंस था हमारा कितना, 9 इन केस ऑफ 60 मेगाहर्ट्ज। अगर 60 मेगाहर्ट्ज ली तो उस केस में पॉपुलेशन डिफरेंस आया हमारा 9। अगर ये हम 40 लेके चलेंगे तो 40 के केस में जो पॉपुलेशन डिफरेंस है वो हमारा आएगा 6। अगर ये 20 लेके चलेंगे तो 20 के केस में हमारे पास जो ये डिफरेंस है वो आएगा 3। तो इसी तरीके से अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेंगे, जैसे 80 करेंगे तो 80 के केस में ये पॉपुलेशन डिफरेंस है वो आएगा 12। और इसको अगर मैं 200 कर दूं तो 200 मेगाहर्ट्ज के केस में जो ये पॉपुलेशन डिफरेंस है वो हमें मिलता है 32 का, इन केस ऑफ हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन एनएमआर जब इसकी हम बात करते हैं। और 60 मेगाहर्ट्ज कर दूं तो उस केस में जो ये पॉपुलेशन डिफरेंस है वो पहुंच जाता है हमारा 96। और ये जो होती है इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एनएमआर। तो एनएमआर को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी एनएमआर को हम बोलते हैं 40 मेगाहर्ट्ज एनएमआर है, किसी को हम बोलते हैं 60 मेगाहर्ट्ज एनएमआर है। तो इसका मतलब है कि वहां पे जो हाइड्रोजन की जो प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जितनी हम इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास पॉपुलेशन डिफरेंस जनरेट होता जाएगा, और जितना पॉपुलेशन डिफरेंस जनरेट होगा तो उतना ही हमारे पास एनएमआर सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग आएगा। तो बेसिक प्रिंसिपल्स एनएमआर का क्या हो गया, यही हो गया कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई जिसके लिए स्पिन वैल्यू है, कोई ना कोई स्पिन वैल्यू स्पिन कर रहा है, अगर उसको हम रखते हैं तो वहां पे क्या होता है, दो स्टेट जनरेट होती है, और उन स्टेट्स जनरेट होगी उनके बीच में हमें क्या करना है, पॉपुलेशन डिफरेंस लेके आना है, और जितना ज्यादा वो पॉपुलेशन डिफरेंस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमें एनएमआर सिग्नल मिलेगा। वहां से ट्रांजिशन होगी कि लो एनर्जी स्टेट से जो न्यूक्लियाई है वो हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, मींस जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, जो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर फॉल कराएंगे वो एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, और उसी को ट्रांजिशन के कोरेस्पॉन्डिंग में हमें एक एनएमआर सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया, तो अभी तक हम पहुंच चुके हैं कि एनएमआर सिग्नल कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो एनएमआर सिग्नल जनरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन डिफरेंस जनरेट करना, और पॉपुलेशन डिफरेंस जनरेट करने के लिए जितनी ज्यादा हम हाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास ये एनएमआर सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग आएंगे। ओके, तो अभी हमने, तो इस तरीके से एनएमआर सिग्नल्स है वो जनरेट होते हैं। तो एनएमआर सिग्नल को जनरेट करने के बाद हम इसको ग्राफ के ऊपर रहते हैं, ग्राफ के ऊपर किस तरीके से हम स्टडी करते हैं, उसके लिए हम क्या प्रोटोकॉल यूज करते हैं, क्या स्केल यूज करते हैं, वो हम आगे
फर्दर नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए।